साल था 1919। पुणे के डेक्कन जिमखाना में एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस का माहौल था। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी जिससे इंडियन स्पोर्ट्स का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। यही वो जगह थी जहां पे पहली बार इंडिया को ओलंपिक गेम्स में भेजने का आइडिया आया। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स का सपना नहीं था, ये एक ऐसे देश का स्टेटमेंट था जो दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता था। पहला विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था और इंडिया, जो अभी भी ब्रिटिश राज के अंडर था, अपने आप को प्रूव करना चाहता था। नई नई नेशनलिज्म की भावना हर किसी के दिल में थी। वो ओलंपिक्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखते थे जहां इंडिया सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट के साथ कंपीट करने वाला देश बन के अपनी ताकत दिखा सके। ये मीटिंग सिर्फ एथलेटिक एस्पिरेशंस के बारे में नहीं थी, ये एक ऐसे देश का सिंबल थी जो अपनी आवाज ढूंढ रहा था और ग्लोबल स्टेज पर अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर रहा था। ये था इंडिया के ओलंपिक ड्रीम का जेनेसिस, एक ऐसा सपना जो एक बदलते हुए देश के आत्मविश्वास और डिटर्मिनेशन से पोषित था। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये कोशिश आने वाली जनरेशंस के इंडियन एथलीट्स के लिए वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्टिंग स्टेज पर ग्रेट अचीवमेंट्स का रास्ता बनाएगी। इस मूवमेंट के हार्ट में थे दोराबजी टाटा, एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजन था और जिनको इंडिया की पोटेंशियल पर पूरा यकीन था। दोराबजी टाटा एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट, स्पोर्ट्स की पावर को समझते थे जो एक देश को जोड़ सकती है और उनमें गर्व का भाव भर सकती है। उन्होंने इंडियन एथलीट्स को दुनिया के बेस्ट एथलीट्स के साथ खड़े होने का सपना देखा। उनकी अचीवमेंट्स इंडिया की कैपेबिलिटीज का सबूत होंगी। टाटा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1920 एंटवर्प ओलंपिक्स में इंडिया की पार्टिसिपेशन के लिए रिक्वेस्ट की। गवर्नर लॉयड जॉर्ज के साथ उनकी बातचीत में उनका दृढ़ निश्चय और इंडियन एथलीट्स की छिपों पर विश्वास दिखता था। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि इंडिया का पार्टिसिपेट करना सिर्फ नेशनल प्राइड की बात नहीं होगी बल्कि इंडिया और बाकी दुनिया के बीच गुडविल और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाएगी। टाटा के एफर्ट्स आसान नहीं थे। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हेजिटेंट थी। उन्हें डाउट था कि क्या इंडिया इतने बड़े लेवल पर कंपीट कर पाएगा। लेकिन टाटा की लगन, उनकी प्लानिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट ने आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को मना ही लिया। उनके विजन और डिटर्मिनेशन ने इंडिया के लॉन्ग एंड इलस्ट्रियस ओलंपिक जर्नी की फाउंडेशन रखी। ओलंपिक्स का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ था। ऐसे देश में जहां अभी भी कॉलोनियल रूल की कॉम्प्लेक्सिटी थी और रिसोर्सेज की कमी थी, टीम बनाना आसान नहीं था। एथलीट्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस बहुत बेसिक था और प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज और क्वालिफाइड कोचेस की बहुत कमी थी। फंडिंग एक बड़ा इशू था। नई बनी हुई ओलंपिक एसोसिएशन को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो मेनली दोराबजी टाटा और महाराजा ऑफ पटियाला जैसे लोगों के जेनरोसिटी पर डिपेंड थे। न्यूज़पेपर्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। देश भर के न्यूज़पेपर्स ने ओलंपिक ड्रीम को सपोर्ट किया, पब्लिक सपोर्ट बढ़ाई और पब्लिक सब्सक्रिप्शंस के थ्रू फंड्स कलेक्ट किए। सर रणजीत सिंह, जो इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रोमिनेंट फिगर थे, वो इस मूवमेंट के ड्राइविंग फोर्स बन के उभरे। उन्होंने एथलीट्स को सिलेक्ट करने, उनकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स करने और उनकी वेल बीइंग इंश्योर करने में क्रूशल रोल निभाया। इन सब चैलेंजेस के बावजूद देश का जोश बाया चुका था। एथलीट्स, दो उन्हें एक्सपीरियंस की कमी थी, अपने देश को प्राउड करने के लिए डिटरमिन्ड थे। 1920 एंटवर्प ओलंपिक्स में इंडिया ने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग स्टेज पर डेब्यू किया। एक छोटे से ग्रुप ऑफ एथलीट्स के साथ, जिसमें मेनली रेसलर्स और एथलीट्स थे, वो एक ऐसे देश की होप्स और एस्पिरेशंस को लिए हुए थे जो रिकॉग्निशन चाहता था। एंटवर्प का सफर बहुत डिफिकल्ट था, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और कल्चरल डिफरेंसेस से भरा हुआ था। एथलीट्स, दो उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी थी, बहुत एंथुसियाज्म और स्पोर्ट्समैनशिप के साथ कंपीट किए। इंडिया को कोई मेडल तो नहीं मिला, लेकिन उनका पार्टिसिपेट करना ही एक विक्ट्री थी। ये एक ऐसे देश के अनवेवरिंग स्पिरिट का सबूत था जो वर्ल्ड स्टेज पर अपनी पहचान बनाना चाहता था। 1920 एंटवर्प ओलंपिक्स इंडिया के लिए एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस था। एथलीट्स को वर्ल्ड्स बेस्ट के साथ कंपीट करने का मौका मिला। इससे यह भी पता चला कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत है। चैलेंजेस के बावजूद 1920 गेम्स ने इंडिया के फ्यूचर ओलंपिक सक्सेसेस की फाउंडेशन रखी। सेक्शन 5, पेरिस 1924, पहचान की तरफ एक कूदम। 1924 पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया का कंटिंजेंट मोर ऑर्गेनाइज था और बेटर फंडेड था। टीम, जिसमें एथलीट्स, रेसलर्स और बॉक्सर्स थे,
एंटवर्प के एक्सपीरियंस के साथ पेरिस पहुंचे। फंड रेजिंग एफर्ट्स इंप्रूव हुए थे और देश में एक्सपेक्टेशंस भी ऐच रही थी। इंडिया को अभी भी मेडल नहीं मिला था, लेकिन एथलीट्स की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिख रहा था। रेसलर्स ने अपनी स्किल्स और टेनासिटी से इंप्रेस किया और वो पोडियम फिनिश के बहुत करीब पहुंचे। पेरिस गेम्स इंडिया के ओलंपिक जर्नी में एक सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड था। एथलीट्स की इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और देश में बढ़ते सपोर्ट ने एक ऐसे देश की एस्पिरेशंस को और बढ़ाया जो स्पोर्ट्स की दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर बनना चाहता था। ओलंपिक ग्लोरी का सपना अभी जिंदा था। सेक्शन 6 एम्स्टरडैम 1928 इंडिया के हॉकी सुप्रीमेसी की शुरुआत। 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक्स इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। यही वो जगह थी जहां से इंडिया का फील्ड हॉकी में डोमिनेंस शुरू हुआ, एक ऐसा लेगेसी जो आने वाली डिकेड्स तक चलता रहा। इंडियन हॉकी टीम, जिसके कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा थे, एक जबरदस्त टीम थी। उनकी स्किल्स, स्पीड और टैक्टिकल एक्यूमेन लाजवाब थे। इंडिया ने टूर्नामेंट में तेजी से आगे बढ़ते हुए हर मैच आसानी से जीता। नेदरलैंड्स के खिलाफ फाइनल मैच उनकी सुप्रीमेसी का सबूत था। इंडिया ने 3-0 से जीत हासिल की और अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। इस जीत से पूरे इंडिया में खुशी की लहर दौड़ गई। देश ने जश्न मनाया और हॉकी एक नेशनल ऑब्सेशन बन गया। एम्स्टरडैम में जीत ने इंडिया के हॉकी के गोल्डन एरा की शुरुआत की। सेक्शन 7 द विजर्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद। इंडिया की हॉकी ट्रायम्फ के पीछे एक मैजिशियन थे जिनके हाथ में स्टिक थी, मेजर ध्यानचंद। उन्हें दुनिया के ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स में से एक माना जाता है। ध्यानचंद की स्टिक के साथ मैजिक देखकर स्पेक्टेटर्स और ओपोनेंट्स हैरान रह जाते थे। उनका बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग स्किल्स और गोल स्कोरिंग प्रॉवेस लाजवाब था। ध्यानचंद की 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस लेजेंडरी थी। उन्होंने टूर्नामेंट में 14 गोल्स स्कोर किए, जिसमें नेदरलैंड्स के खिलाफ फाइनल में हैट्रिक भी शामिल है। फील्ड पर उनके एक्सप्लॉइट्स ने उन्हें द विजर्ड का वेल डिजर्व्ड टाइटल दिलाया। ध्यानचंद की लेगेसी स्पोर्ट्स से परे थी। वो एक नेशनल आइकॉन बन गए। उनकी अचीवमेंट्स आने वाली जेनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनी। सेक्शन 8 बर्लिन 1936 कॉन्करिंग द वर्ल्ड स्टेज। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, जो यूरोप में बढ़ते हुए पॉलिटिकल टेंशन्स के बीच हो रहे थे, ने इंडिया के हॉकी डोमिनेंस को कंटिन्यू रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेज प्रोवाइड किया। इंडियन टीम, जिसके कैप्टन कैरिस्मेटिक ध्यानचंद थे, बर्लिन में फर्म फेवरेट्स बनके पहुंचे। टीम ये प्रूव करने के लिए डिटरमिन्ड थी कि एम्स्टरडैम में उनकी जीत कोई फ्लूक नहीं थी और उन्होंने अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने का काम किया। इंडिया ने एक बार फिर से सभी ओपोनेंट्स को हरा दिया। टूर्नामेंट में 38 गोल स्कोर किए और सिर्फ एक गोल दिया। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच बहुत टेंस था, जिसको हिटलर भी देख रहे थे। ध्यानचंद बिना किसी प्रेशर के आगे से लीड किया और अपनी ट्रेडमार्क स्किल एंड आर्टिस्ट्री से इंडिया के अटैक को ऑर्केस्ट्रेट किया। इंडिया ने 8-1 से जीत हासिल की और हॉकी के अनडिस्प्यूटेड किंग्स के रूप में अपना दर्जा मजबूत किया। सेक्शन 9 अ लेगेसी फोर्ज्ड इन गोल्ड। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में जीत ने इंडिया को ग्लोबल हॉकी पावर हाउस के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। टीम हीरो बन के वापस लौटी। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था और हॉकी इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। ध्यानचंद का लेजेंड और बिया राज गया और वो नेशनल प्राइड और स्पोर्टिंग एक्सीलेंस का सिंबल बन गए। 1936 इंडियन हॉकी टीम की लेगेसी स्पोर्ट्स से काफी आगे तक फैली। उनकी जीत वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की कैपेबिलिटीज का सबूत थी, एक ऐसे देश के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स जो इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष कर रहा था। टीम की सक्सेस ने पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल के टाइम में नेशनल यूनिटी और प्राइड को बढ़ावा देने में क्रूशियल रोल निभाया। Section 10 The Unwavering Spirit of Indian Hockey 1936 to 1952। दूसरा, विश्व युद्ध के बाद भी इंडियन हॉकी टीम का डोमिनेंस कंटिन्यू रहा। उन्होंने 1948 लंदन ओलंपिक्स और 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स जीते और अपना अनबीटन स्ट्रीक को 6 कंसेक्यूटिव ओलंपिक टाइटल्स तक पहुंचा दिया। इस पीरियड में नई स्टार्स उभर कर सामने आए, जिन्होंने ध्यानचंद और उनकी टीममेट्स की लेगेसी को आगे बढ़ाया। इस एरा में इंडियन हॉकी टीम की सक्सेस देश के रिच हॉकी हेरिटेज, इस स्पोर्ट में सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट और एथलीट्स के अनवेवरिंग डेडिकेशन का सबूत थी। उनकी अचीवमेंट्स एक नई इंडिपेंडेंट नेशन के लिए होप और इंस्पिरेशन का बीकन थी, जो दुनिया में अपनी जगह बना रही थी।